अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी खबर से है जिसमें वो कानून इस्तेमाल हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस बहुत ही सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि ये तो लूटने के मुतरादिफ है। ये कैसा कानून है कि जुर्म करो, करप्शन करो, प्ली बारगेन करो और आज़ादी से निकल जाओ। रवां साल मई में बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना के घर खजाना निकला। नोटों से भरे 14 बैग बरामद किए गए और करोड़ों रुपए मालियत का सोना, प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट भी मिले। इतनी बड़ी रकम को सिर्फ गिनने में नैब के एहलकारों को 7 घंटे से जायद का वक्त लगा। ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, मुसलसल खबरें आती रही, फुटेज चलती रही, मगर नैब के एहलकार उस जगह से नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि गिनने में लगे थे। मशीनें मंगाई गई जिसकी आप फुटेज अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के साथ साथ प्राइस बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स गिनने के लिए स्टेट बैंक से मशीनें मंगवाई गई। फिर कुछ दिनों बाद साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। सुहेल मजीद की निशानदही पर कोयटा की बेकरी से मजीद 57 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। फिर अगले महीने खबर आई कि नैब ने कराची के इलाके डिफेंस में छापा मारकर मुश्ताक रईसानी के 1 दर्जन बंगले जब्त कर लिए। इसके अलावा बंगलों में खड़ी कई गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। इतनी बड़ी तादाद में रकम की बरामदगी, जायदादों की मौजूदगी खबरों में आई। बलूचिस्तान के कई मंसूबे इस करप्शन की नजर हो गए। इन खबरों ने हलचल मचा दी। सवाल उठने लगा कि अकेला सेक्रेटरी तो इतनी सारी करप्शन कर नहीं सकता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ताने बाने ऊपर तक जाएंगे। किस किस को खिलाया होगा, कितना खुद खाया होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए मुख्तस किए गए होंगे, मगर ये शख्स और इसके साथ करप्शन करने वाले वो पैसा खा गए होंगे। तो नुकसान बलूचिस्तान का और उसके अवाम का सिर्फ पैसों की करप्शन की सूरत में नहीं हुआ होगा, बल्कि वो पैसा जो उनकी फलाह पर लगना था, अहम प्रोजेक्ट्स पर लगना था, वो सारा का सारा नुकसान हुआ होगा। तो सजा भी सख्त होगी। एहतसाब अदालत कोयटा में मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए की बदउनवानी का मुकदमा जेर समाअत है, मगर मुश्ताक रईसानी और इसके साथी की गिरफ्तारी को 7 माह भी मुकम्मल नहीं हुए। मुल्क में करप्शन की रोकथाम के इदारे नैब ने मुश्ताक रईसानी और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू के फ्रंटमैन सुहेल मजीद के अरबों रुपए की करप्शन में प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्ली बारगेन का मतलब कि एक अमाउंट मान लो कि हाँ इतनी करप्शन हुई थी, बारगेन करो और ये मान जाओ कि ये पैसा आप वापस कर दोगे तो नैब आपको आज़ाद कर देगा, जेल आपको नहीं जाना पड़ेगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे और आगे ताने बाने कहाँ तक थे, आपने कितना सिर्फ मुल्क के खजाने को नहीं बल्कि उस अवाम को नुकसान पहुँचाया जिसके ऊपर पैसा लगना था, आप खा गए। साल हर साल से अगर पैसा जमा कर रहे थे, कितना इंटरेस्ट रेट कमाया, कहाँ इन्वेस्ट करके कितना कमा गए, नहीं पूछा जाएगा। प्ली बारगेन के तहत मुश्ताक रईसानी और सुहेल मजीद शाह 2 अरब रुपए से जायद नैब में जमा कराएंगे और इतलात आ रही हैं कि इस हवाले से ये जो 2 अरब का अमाउंट है इसके हवाले से, मगर ये जेल से छूट जाएंगे। इसके अलावा आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ करप्शन के 2 रेफरेंसेस दायर करने का भी फैसला किया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के बहनोई मीर मुनव्वर अली तारपुर के खिलाफ 3 इंक्वायरियां खत्म करने का भी फैसला किया गया। नैब मुल्क भर में से नो टू करप्शन की मुहिम चला रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मोबाइल पर मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा से नो टू करप्शन, ऊपर लिखा होता है नैब, यानी नैब की तरफ से ये मैसेज आया है। इसके ऊपर सोशल मीडिया पर मजाक भी चले, बहुत सारे मजाक मशहूर भी हुए, मगर अरबों रुपए के मुल्जिमान को सजा दिलाने की बजाय उनसे प्ली बारगेन कर रहा है। माजी के तजर्बे से सीखने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑब्जर्वेशन के बजाय प्ली बारगेन हो रहा है। इसमें कसूर सिर्फ नैब का या फिर मौजूदा हुकूमत का भी, यह मामला आपके सामने रखेंगे। यानी मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिम अब छूट जाएंगे। ये कैसे हुआ, इस हवाले से बात करते हैं, फिर आपके सामने तफसील रखेंगे कि आज तक प्ली बारगेन में हुआ क्या क्या है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सईद हमारे साथ मौजूद। एजाज बहुत शुक्रिया। एजाज 2 अरब रुपए और मामला खत्म, जेल नहीं जाएंगे ये लोग? जी बिल्कुल शाहजेब, ये लोग जेल नहीं जाएंगे। 10 साल के लिए ना अहल होंगे किसी भी ओहदे के लिए। और साथ ही साथ जो 12 बंगलोज का जिक्र किया है, ये जो 12 बंगले बरामद हुए थे तहकीकात के दौरान नैब की, वो भी सरकारी खजाने का हिस्सा बनेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक जो 2 अरब रुपए की जो अमाउंट है जो कमिट की गई है वो चेकों की सूरत में इस वक्त नैब के पास आ चुकी है। हमें नैब जराए ने ये बताया है कि चेकों की सूरत वो रकम वसूल कर चुके हैं 2 अरब रुपए की। साथ ही साथ शाहजेब मुकम्मल कीजिए। हाँ जी मुकम्मल कीजिए। इस नैब हुकाम का ये कहना है
कि जो प्ली बारगेन है ये नैब की तारीख की सबसे बड़ी प्ली बारगेन है। इससे पहले 1 अरब 80 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन का एक केस किया गया था। ये 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड प्ली बारगेन किया गया है, ये नैब हुकाम का कहना है। और इसके ऊपर सवालात जो आप उठा रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में अगर कोई अमीर से अमीर शख्स है दुनिया भर में, उसके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता कि उसने चेक भी लाके दे दिए हों। अब मुझे नहीं पता कि आप जो चेक बता रहे हैं कितने पोस्ट डेटेड है और कितने नहीं। 2 अरब रुपए का अमाउंट हो, प्ली बारगेन हो और पैसा भी रेडी मौजूद हो और जमा करा दिए जाए चेक, तो पता नहीं करप्शन कितने बड़े अमाउंट की होगी। तो ये बस 2 अरब रुपए की लायबिलिटी, बात खत्म, किस्सा खत्म, और कौन कौन इन्वॉल्व, कहां तक ताने बाने, सब क्लोज, खत्म। बिल्कुल सब खत्म। जो तहकीकात नैब ने की हैं उनके मुताबिक जो असासे थे उन तक रहा गया है। अब हमारे पास जो इतलात हैं उसमें जो बैरून मुमालिक में इन लोगों के जो असासे थे उन तक हमारी इतलात के मुताबिक नैब नहीं पहुंची है। जो असासे डिटेक्ट कर किए जा चुके थे पाकिस्तान के अंदर उन्हीं तक रहा गया है। और ये जो केस था ये बुनियादी तौर पर नाजायज असासे बनाने का केस था, नाजायज तौर पर कमाई हुई रकम से। तो हमारी इतलात के मुताबिक जो बैरून ममालिक में इनके असासे हैं शायद नैब पूरी तरीके से वो डिटेक्ट नहीं कर सका। और साथ में इनके अलावा कौन कौन मुलविस हो सकता है? जब एक आदमी इतनी करप्शन करे कि 7 घंटे तो गिनने में लग जाएं, फिर 2 अरब रुपए के चेक भी दे दे जो आप बता रहे हैं, और पता नहीं अमाउंट बैरून, तो और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरे ताने बाने, पूरा का पूरा एक डॉट कनेक्टिंग होती है, कौन कौन इन्वॉल्व, सियासी सतह पर कौन, ब्यूरोक्रेसी में कौन, वो चैप्टर भी खत्म, क्लोज। ये सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग, जिन 2 लोगों को इस केस में नामजद किया गया था, बिलखुसूस सुहेल मजीद का जो नाम है, सिर्फ ये लोग जिनकी प्ली बारगेन, और ये मुश्तरका प्ली बारगेन की रकम है जो कि एक्सेप्ट की है नैब ने, ये एक बंदे की नहीं है, ये इस केस में जो लोग हैं उन सब की है। तो इसमें तमाम लोगों के मामलात खत्म हो गए और तमाम लोगों को जो इजाफी जो मामला है वो सिर्फ 10 साल की सजा है। और ये जो नैब का कानून है अभी तक इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तो सवालात उठाए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर इसको अमेंड करने या तब्दील करने का कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आजाद सैयद। अभी बता रहे थे 10 साल की सजा, आप सरकारी ओहदा नहीं रख सकते, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, जेल आप नहीं जाएंगे। बलोचिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम का जो आपने नुकसान पहुंचाया वो कर दिया, कोई बात नहीं। आपके साथ कौन कौन मुलविस था होगा, कोई बात नहीं। जितने असासों को ट्रैक कर लिया उस पर 2 अरब रुपए का आप चेक भी जमा करा दिए, आजाद सैयद साहब कह रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैक नहीं हुआ आप रखिए, काम कीजिए, मजे कीजिए। नैब प्ली बारगेन तो कर लेती है, करप्शन में मुलविस मुल्जिमान छूट भी जाते हैं, मगर नैब इनसे अक्सर पैसे वसूल भी नहीं कर पाती। बहुत ज़्यादा दफ़ा कमिटमेंट्स हुई और ये मामलात हुए, मगर माजी की मिसालें सामने हैं कि जो प्ली बारगेन करके गया बस गया, उसके बाद उसने पैसे भी नहीं दिए, प्ली बारगेनिंग के पैसे तक वसूल नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट भी अब से 2 माह पहले तक नैब के प्ली बारगेन के कानून को सख्त तनकीद का निशाना बना चुकी है। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन की रजाकाराना वापसी की शिक बनाने वालों को शर्म नहीं आई। दीगर मुमालिक हम पर हंसते हैं कि कैसे कवानीन से मुल्क चलाया जा रहा है। नैब इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है जो अदालतें भी करने की मजाज नहीं। उन्होंने कहा कि करप्शन करो, पैसे देकर ओहदों पर वापस आ जाओ, नैब में जाकर कॉफी का एक कप पियो, मुकमुका करो, सारे मामला तय करो और वापस अपनी नौकरी पर चले जाओ। रकम की रजाकाराना वापसी पर किस्तों की सहूलत भी दी जाती है। बदउनवानी में मुलव्विस अवामी नुमाइंदे अदालतों की जानिब से अवामी ओहदे से ना अहलियत से बचने के लिए नैब हुक्काम से मुका कर लेते हैं। जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि नैब बाजार में आवाजें लगाता है कि करप्शन कर लो फिर रजाकाराना वापसी करा लो, तकर्रियों पर नैब में रूल्स पर अमल नहीं हो रहा। एक इंजीनियर को डीजी लगाया हुआ है। गुज़िश्ता साल नैब की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट ही नैब की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी है। नैब के अपने 2015 के इदादो शुमार के मुताबिक, अब हम आपको बता रहे हैं कि आज से पहले जिसने प्ली बारगेन कराया, एक तो प्ली बारगेन कराने पे सवाल, मगर जिसने कराया उसने क्या किया। इदारे ने गुज़िश्ता 16 सालों के दौरान, और ये अपनी रिपोर्ट है नैब की, 16 सालों के दौरान 285 अफराद से प्ली बारगेनिंग की, जिसमें से नैब के साथ इन अफराद ने 15 अरब से 3,06,90,000 रुपए देने का मुआहदा किया, यानी कि तकरीबन 15.25 अरब रुपए, और सिर्फ 2 अरब 73 करोड़ रुपए जमा कराए, यानी करप्शन की कितनी भी। नैब के आगे तस्लीम किया 15 अरब 73 करोड़ का, और वो भी जमा नहीं कराए। नैब की अपनी रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 18% रकम
प्ली बार्गेन के जरिए रिकवर हो सकी। इसका मतलब नैब 1999 से 2015 तक 12.3 अरब रुपए वसूल ही नहीं कर सका, जबकि हैरानकुन तौर पर दूसरी स्कीम जो वॉलंटियर रिटर्न स्कीम है, यानी रजाकाराना तौर पर जिन अफराद ने रकम वापस देने का मुआहिदा किया, इनकी तादाद 1080 है, जिन्होंने नैब को 12.8 अरब देने का वादा किया लेकिन 9 अरब अदा किए, यानी नैब की काविशों के बगैर 73% रकम रिकवर हुई। यानी कि लोग वादे करते गए और उसके बाद वो पैसे वापस नहीं देके गए। यहाँ आपको बताते चलें कि नैब के दादो शुमार नैब की कारकर्दगी ही नहीं, इदारे की इफादियत पर भी सवाल उठा रहे हैं। नैब के दादो शुमार बताते हैं कि 151 अफराद ने नैब से मुआहिदा किया लेकिन बाद में मुकर गए। इस तरह ये अफराद 18.4 अरब के नादिहिंदा हैं। सिर्फ बैंक बचत की शरह, और अब हम आपके सामने जरा नंबर्स रखते हैं, पिछले साल खुद नैब ने बताया कि इतने पैसों की लोगों ने कमिटमेंट की थी, करप्शन कितने की भी की हो, इतने की कमिटमेंट की थी, वापस नहीं किए। 15 साल के अरसे में 95% का हकीकी इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ? अगर 15.7 अरब रुपए बैंक में रखें तो 15 सालों में यह रकम इस वक्त 31 अरब रुपए बनती है। यानी पैसे दिए नहीं उन्होंने, अगर बैंक में भी रखते तो डबल से ज्यादा हो गए। मजे किए, करप्शन की, वादा किया नैब से, पैसे वापस नहीं किए। अगर 15.7 अरब रुपए की यह रकम कराची स्टॉक एक्सचेंज में रखी जाए और मिसाल के तौर पर 15 साल के दौरान, ये पिछले साल के नंबर हम आपको बता रहे हैं, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 2000% तरक्की या तब्दीली दर्ज हुई, इतना ज्यादा इजाफा हुआ, तो 15 अरब रुपए जिसके पास थे उसके पैसे हो गए 364 अरब रुपए। अगर 15.7 अरब रुपए की यह रकम सोने में सरमायाकारी की गई होती, जो 15 सालों के दौरान 302% ऊपर गया, तो 15.7 अरब रुपए हो गए 63 अरब रुपए। अगर 15.7 अरब रुपए की यह रकम टी बिल्स में सरमायाकारी की गई होती, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, तो 15 सालों के दौरान टी बिल्स की मद में 258% तरक्की रजिस्टर की गई। यानी इस हिसाब से यह रकम हो जाती 56 अरब रुपए। अगर 15.7 अरब रुपए की यह रकम डीएससी में सरमायाकारी की गई तो गुज़िश्ता 15 सालों में इसमें 364% तब्दीली आई, जिससे हिसाब से 73 अरब रुपए हो गए। अगर म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी की जाती तो पिछले साल तक का म्यूचुअल फंड का रिटर्न 1486%, यानी तकरीबन रकम हो गई 400 अरब रुपए से भी ऊपर। ये मुसलसल होता रहा। अगर ये अमेरिकी डॉलर में भी कन्वर्ट कर लिया जाता तब भी 15 सालों में रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 77% कमी हुई, यानी ये रकम हो जाती 28 अरब रुपए। तो जिसने वादा किया करप्शन करके कम अमाउंट देने का, प्री बार्गेन करने का और पैसे नहीं दिए, उसने सिर्फ इस मुल्क में मजे किए, अवाम का पैसा लूटा और वापस भी नहीं किया। नैब ने पलटकर नहीं पूछा, अदालतें शोर मचाती रही, जजेस ऑब्जर्वेशन देते रहे, सियासी जमातें वादे करती रही, मगर हुआ कुछ भी नहीं। 90 की दिहाई में जो हुआ सो हुआ। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ जो किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ जो किया, मगर जिम्मेदारी नैब की थी कि वो अपना कानून खुद ही बदल ले, प्ली बार्गेन ना करे और अपना कानून खुद बदल के कुछ और करे, या फिर हुकूमत की थी जिसने वादा किया था कि वो नैब का कानून बदलेंगे, एक आज़ादाना करप्शन के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वो आज़ाद एहतसाब का इदारा बनाने का जो वादा था उसका क्या हुआ? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया उसका क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजार दिए, नून लीग ने 3.5 साल गुजार दिए। हुआ क्या? कुछ नहीं। इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ कोई इदारा नहीं बना। पीपल्स पार्टी और नून लीग 3 बार इख्तियार में आ चुकी और मुबैना करप्शन का एक दूसरे पर इल्जाम लगा चुकी, फिर यह वादा कर चुकी कि एक न्यूट्रल और आज़ाद सिस्टम बनाएंगे, कुछ नहीं किया। मियां साहब इलेक्शन से पहले क्या कहते रहे, शहबाज शरीफ इलेक्शन से पहले क्या कहते रहे, क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए क्या कहते। $60 मिलियन वो पाकिस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये तो नहीं कि $60 मिलियन जो है वो लूट के बाहर ले जाया जाए और उसके बाद फिर वो वापस न आएगी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ हैं? वो आज किधर हैं? केसेस तो वापस हो गए लेकिन वो दौलत तो पाकिस्तान को वापस नहीं मिली। मिस्टर ज़रदारी, सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। इंशाअल्लाह कौम तुमसे हिसाब लेगी। इन ठगों से लूटी हुई दौलत इनके पेटों से निकालकर कौम के हवाले करेंगे। ये अली बाबा 40 चोर हैं, इनको भगाना होगा और इस मुल्क के अंदर ये पैसा वापस लाना होगा। उसके अलावा और कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जज्बात ठंडे पड़ गए, वो पैसा भूल गए। अली बाबा 40 चोर, मुल्क में पैसा वापस लाने की बात, एहतसाब का आज़ाद सिस्टम लाने की बात, मगर जब खुद पर दबाव पड़ता है बार बार याद आती हैं नून लीग को ये बातें, जैसे चौधरी साहब को कल याद आई। क्या आप सब भूल गए हैं सरे माल? क्या आप भूल गए हैं शैले
फ्रांस में, इनके जो महलात हैं दुबई में, और ये कहते हैं हम एक मुहिम चलाने लगे हैं करप्शन के खिलाफ। यार, पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाए, ये ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी ऐलान करे कि हम मुसलमानों के हकूक के लिए मुहिम चलाने लगे। आपने देखा चौधरी साहब के लिए याद आया था और कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले भूल गए, मगर क्या उनके अपने लीडर भी भूल गए? इस मुल्क में कोई कानून नहीं, जजेस कहते रहे, मगर नैब ने फिर प्ली बार्गेन किया है एक ऐसे केस में जिसकी हेडलाइंस बनी थी और मजाक लगता है। अदालतें कहती हैं कि ये सब मजाक लगता है और दुनिया हम पर हंसती होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद बड़ी खबरों पर बात करें। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 2 दिन से खबरों में हैं। खबरों की वजह एक इंटरव्यू जिसमें वो कह गए कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने हुकूमत पर यह दबाव डाला कि वो दबाव न डाले अदालतों पर मुशर्रफ के खिलाफ, और उसके बाद उनका जाना मुमकिन हुआ मुल्क से और ECL से उनका नाम निकला। अब एक बार फिर से बात हो रही है कि जनरल मुशर्रफ मार्च में मुल्क वापस आ सकते हैं। यह सब हुआ आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब अकबर भुट्टी कत्ल केस की समाअत हो रही थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुशर्रफ के वकील को हिदायत की कि वह अपने मौक्किल के अदालत में पेश होने की हतमी तारीख बताएं। दौरान समाअत साबिक सदर के वकील अख्तर शाह का कहना था कि उनके मौक्किल परवेज मुशर्रफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी होने और तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश हो सकते हैं। वकील अख्तर शाह ने अदालत को आगाह किया कि उनके मौक्किल परवेज मुशर्रफ 23 मार्च 2017 को मुल्क वापस आ सकते हैं, तभी वो अदालत के सामने पेश होंगे। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम 2 माह का वक्त देंगे, लेकिन आपको अपने मौक्किल की अदालत में पेशी यकीनी बनाना होगी। हाई कोर्ट ने अकबर भुट्टी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अदालत में पेश ना होने पर उनके रेड वारंट जारी करने का इंदिया दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ वतन वापस आ रहे हैं? अगर वो वतन वापस आए तो क्या एक बार फिर वो सिविल मिलिट्री क़यादत में कशीदगी का बाइस बनेंगे? क्योंकि माजी में ये हुआ जिसका वो खुद भी एतराफ़ कर चुके कि ये दबाव डाला गया था, और किस तरह एतराफ़ किया वो आपने देखा। पिछले 2 दिनों में वो मुसलसल बयानात दे रहे हैं, अब भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब अगर वो वापस आते हैं तो क्या होगा? ये बात याद रहे कि माजी में जब उनकी वतन वापसी हुई उसके हवाले से वो एक दफ़ा बता चुके हैं कि उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी जिसमें जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल पाशा उस वक्त DG ISI थे, उनकी तरफ से कुछ पैगाम ज़रूर आए थे उस वक्त की क़यादत की तरफ से। उन्हें क्या आए थे ये ज़रा देखिए। सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में क्या कहा? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आपसे कहा गया कि आप ना आए। कुछ लोग कहते हैं कि एक इस्लामी मुल्क ने आपसे कहा कि आप ना जाएं। सही कह रहे हो, बहुत से लोग बहुत देखे, ये नहीं है मैं ये थोड़ी कहूँ मिलिट्री की तरफ से एक आदमी आया उसके कहने पे मैं डर के बैठ गया, ये बात नहीं हुई है। नहीं, आदमी आया था वैसे उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई। हाँ, यस, कि उस वक्त मौका मौजूद नहीं है। तो अब के बार आपको आर्मी लीडरशिप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिली हुई है, अब वो नहीं रोकेंगे आपको पाकिस्तान आने से? नहीं, अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई ग्रीन सिग्नल वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ फ्रैंकली। अब आप यहाँ आके क्या आर्मी को और उसकी लीडरशिप को आजमाइश में नहीं डाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डाल रहा। उस वक्त कहा भी गया था कि उस वक्त की क़यादत की तरफ से, मगर जनरल मुशर्रफ साहब आए, कहते बिल्कुल नहीं मैं इम्तिहान में डाल रहा। फिर जो उन्होंने 2 दिन से इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद जो माहौल बना है, अदालत के ऊपर सवालात, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर सवालात, ये सारे के सारे मामलात हो गए हैं। अब अगर जनरल मुशर्रफ वापस आते हैं तो क्या फिर वो ये इम्तिहान में डालेंगे? क्या मामला होगा? अहमद रज़ा कुसरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील भी हैं जनरल मुशर्रफ साहब के, पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं। कुसरी साहब बहुत शुक्रिया। वकील उनका आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कह रहे थे कि मैं मशवरा दे रहा हूँ कि मार्च में आए। उनसे हमारी जब बात हुई उन्होंने कहा कि मार्च का मशवरा वो मुशर्रफ साहब को दे रहे हैं। आप भी क्या मशवरा दे रहे हैं कि मुशर्रफ साहब मार्च में वापस आए? देखें, मैं उनका जो वकील हूँ, वो उनका जो सबसे बड़ा मुकदमा है जो आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्पेशल कोर्ट कर रही है, मैं उसमें उनकी वकालत के फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ। बात यह है कि अभी उनका एक प्रोसीजर हुआ है उनकी स्पाइनल कॉर्ड का अभी अमेरिका में, और उससे वो रिकवर कर रहे हैं। एंड उसके बाद कोई 2-2.5 महीने और लगेंगे, उसके बाद
फिर वो सेकंड प्रोसीजर होगा, तभी टाइम लगेगा। इसलिए कोई महीना या हफ्ता का तयन नहीं किया जा सकता, बट एक मैं अश्योर कर दूं कि वो डेफिनेटली आएंगे और अपना उन्होंने आके एक पॉलिटिकल रोल भी अदा करना है। और सब मगर लास्ट टाइम उन्होंने खुद ने कहा था कि उन्हें उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने कहा था कि आप ना आए, वो आए। उन्होंने कहा था मैं इम्तिहान में नहीं डालूंगा लीडरशिप को, डाला उन्होंने। अब खुद बता रहे हैं कि क्या राहिल शरीफ साहब ने किरदार अदा किया उस वक्त, खुद मुशर्रफ साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हुए, जो भी ज़बान ज़दे आम रहे और क्या मसाइल क्रिएट हुए। अब वो फिर चाहेंगे कि पाकिस्तान की अब ये वाली अस्करी क़यादत भी इंटरवीन करे और फिर कोई ऐसे मसाइल पैदा हों, या मुशर्रफ साहब इम्तिहान में नहीं डालेंगे कि मुल्क आगे बढ़े? देखें, ना माजी में ऐसा हुआ, ना मुस्तकबिल में ऐसा होगा। असल में जो मीडिया है उनका ये प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव होता है तो पुट एनी क्वेश्चन, और किसी वक्त कई दफ़ा ये होता है कि आदमी अनगार्डेड बैठा होता है, कोई ऐसी बात कर देता है, उसको बात का बुतंगड़ बना देना। वो आपको पता कि मीडिया को भी कोई ना कोई ज़ेबे दास्तां के लिए कोई ना कोई कहानी चाहिए होती है, तो कहानी बना दी। ये कहीं नहीं कहा गया कि किसी कोर्ट को प्रेशराइज किया गया। जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में फेडरेशन की अपील थी, वहाँ जो अटॉर्नी जनरल एक लफ्ज़ नहीं बोला, और उन्होंने जो है सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें कि जनरल मुशर्रफ को उन्होंने माज़ा के साथ मुशर्रफ साहब ने आज भी एक इंटरव्यू में इस बात को दोहराया है कि हाँ जी उनका कोई किरदार था। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का कोर्ट्स पर कोई प्रेशर नहीं था और उसके बाद राहिल शरीफ साहब ने कोई किरदार अदा नहीं किया, आप ये कह रहे हैं, जिसको मुशर्रफ साहब 2 दफ़ा इंडोर्स कर रहे हैं, उसे किसी ने कहलवा लिया एंकर ने बस? जी नहीं, हमारी अदालतें जो हैं वो अपनी नाक की सेध में चलती हैं और कानून के और आइन के मुताबिक वो अपना रास्ता बनाती हैं और इंसाफ अपना रास्ता खुद बनाता है। वो ना कोई अपना नॉर्थ वजीरिस्तान से क्रॉस करके अफगानिस्तान के ज़रिए भागे, ना बलोचिस्तान से अपना ईरान की तरफ से भागे। उनको पूरा फैन फेयर के साथ और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ 25 कैमरे जो थे, 25 कैमरे और 25 चैनल उनको कवर कर रहे थे और मिनट टू मिनट स्टोरी दे रहे कि अब उनका काफिला यहाँ पहुंच गया, वहाँ पहुंच गया। कह रहे हैं आप कि वो बिल्कुल कैमरों के सामने गए थे। सवाल ये हो रहा है कि गए कैसे थे, ये सब मुमकिन कैसे हुआ था? तो आपने कहा कि जो अदालतें हैं वो बिल्कुल नाक की सीध में काम करती हैं। मुशर्रफ साहब कुछ और कह रहे थे। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ जितने भी फिर मुकदमात मातहत अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें उनका रेड वारंट इशू होना, उनके जायदाद का जब्त होना, उनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, वो सब ठीक है ना? फिर सही अदालतें काम कर रही हैं, किसी दबाव के तहत नहीं कर रही। देखिए, बात यह है कि अदालत तो फॉलो करती है लॉ में होता है फर्स्ट स्टेज पर समन भेजते हैं, वो समन ना हो तो फिर अपना बेलेबल वारंट इशू करते हैं, बेलेबल वारंट पर ना आए तो नॉन बेलेबल होते हैं, वो ना हो तो इश्तिहार छाप देते हैं, न उसके ना हो तो वो अदालतें तो अपना चीज़ है कि अपना काम करती रहती हैं। लेकिन अदालतों के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराती है एग्जेक्टिव, गवर्नमेंट कराती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद उनको जाने दे तो फिर तो यही आप कहेंगे कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर नवाब कह रहे हैं कि टॉप अदालत भी, मातहत अदालतें भी वो नाक की सीध में काम कर रही हैं, यही रूल्स एंड प्रोसीजर होता है, किसी दबाव के तहत नहीं काम कर रही। मुशर्रफ साहब को एक सवाल पूछा गया, वो अचानक उन्होंने उसमें जवाब दे दिया, फिर आज भी तकरीबन उसी को रिपीट कर दिया। 8.5 साल हुकूमत की है मुशर्रफ साहब ने, 70 बरस के हैं जनरल मुशर्रफ साहब, आर्मी के चीफ रहे हैं और मुल्क चलाते रहे हैं, हजारों इंटरव्यूज दिए हैं। एक आध सवाल 2 दफा वही सवाल और उसी किस्म का जवाब वो दे देते हैं, वैसे ही अचानक एंकर्स उनसे कहलवा लेते हैं। असल में ऐसा नहीं सोचते हो। He doesn't mean it। जो कि एंगलिंग यहाँ हो रही है उस एंगलिंग को की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया। कुछ साहब कह रहे थे एंगलिंग गलत हो रही है, मुशर्रफ साहब की ये राय नहीं है जो कि दी जा रही है। और दोबारा क्या मुशर्रफ साहब इसी किस्म के क्राइसिस पैदा करेंगे, नहीं करेंगे, ये मुशर्रफ साहब खुद फैसला करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम बात है और सिंध के हवाले से है, अजब मामला नजर आता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां हुक्मरान जमात के शरीक चेयरमैन के दोस्त के कारोबारी मुफाद के खिलाफ एक्शन लेने, फिर अपने ही मातहत पुलिस अफसर को सरजनिश करने और तल्ख लहजे के जवाब में आराम से बात करने का कहने पर IG सिंध को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। मगर दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी वफाकी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और बार बार वफाक पर तनकीद कर रहे हैं। मगर जहां उनकी जमात की हुकूमत है वहां एक अच्छी शोहरत रखने वाले पुलिस अफसर को
जबरी रुखसत पर भेज दिया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो खामोश हैं। हर मामले में ट्वीट करने वाले बिलावल भुट्टो इस मामले पर एक ट्वीट तक नहीं कर रहे। ये कहने वाले कि जब से मैं आया हूं सिंध के मामलात बेहतर हो रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये किस किस्म की बेहतरी है कि वो आईजी सिंध जबरी रुखसत पर चला गया और अब मुराद अली शाह साहब इंदिया दे रहे हैं कि शायद आईजी बदला ही जाए, जिसके खिलाफ खुद सिंध हुकूमत एक इल्जाम नहीं लगा रही, जिसकी कारकर्दगी पर एक सवाल नहीं उठा रही। एक तरफ आईजी सिंध को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसे पुलिस अफसर को क्लीन चिट मिल रही है। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं एसएसपी राव अनवार की, जिनके बारे में मजबूत तासुर है कि आईजी को खातिर में नहीं लाते, चीफ मिनिस्टर को खातिर में नहीं लाते, आला क़यादत से डायरेक्ट है, इसलिए जो कहते हैं कह देते हैं, जो करते हैं कर देते हैं, उसके बाद क्लीन चिट ले लेते हैं। राव अनवार के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिंध हुकूमत की भी नहीं सुनते। जब 16 सितंबर को अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार करने के बाद सिंध हुकूमत ने उन्हें मुअत्तल किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कमजोर ना समझा जाए। पुलिस का ग्रुप इधर हावी हुआ है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ है ना उन लोगों को अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है और काम नहीं करने देता है, और उसका तरीकाकार कुछ और है, और वो लोगों को मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी तरफ से उनके लिए ये पैगाम है कि मैं ना डॉक्टर जमील हूँ और ना डॉक्टर फारूक हूँ। राव अनवार साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहे थे, वो दुरुस्त कह रहे थे कि उन्हें अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, वो कमज़ोर नहीं है और नहीं साबित हुए, इंक्वायरी हुई, क्लियर हो गए हैं, वापस आएंगे। आईजी को छुट्टी पर जाना पड़ा है, मगर राव अनवार साहब वापस आएंगे। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर की बातें खोलूंगा, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। दुबई गई, दुबई में उनकी मुलाकातों की दास्तानें आती रहीं, ये खबरें आती रहीं, उन्होंने मामला अपने क्लियर कर लिए हैं और फिर वो इंक्वायरी से भी क्लियर हो गए। 16 सितंबर को साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को घर से गिरफ्तार करने, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर वजीर आला सिंध ने मुअत्तल किया, इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी डीआईजी डॉक्टर जमील के सुपुर्द की गई। जराये के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में एसएसपी लैंड माफिया से मिली भगत, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जैसे इल्जामात आयद किए गए थे। इंक्वायरी टीम के मुताबिक तहकीकात में किसी भी इल्जाम का कोई ठोस सबूत सामने ही नहीं आ सका। ख्वाजा इजहार की गिरफ्तारी के हवाले से भी इंक्वायरी रिपोर्ट में ज्यादा नहीं लिखा गया। न लिखने की वजह ख्वाजा इजहार की जानिब से हाई कोर्ट में केस जारी है बताई गई। जराये के मुताबिक तमाम इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात करके एसएसपी राव अनवार मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिए जा चुके हैं, जबकि फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को भिजवा दी गई है। जब राव अनवार क्लियर हैं, इसका मतलब है उन्होंने जो ख्वाजा इजहार साहब के खिलाफ कार्रवाई की वो दुरुस्त थी। तो फिर अगर ये क्लियर हो गए तो ख्वाजा इजहार के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? और अगर ये जो ख्वाजा इजहार साहब के खिलाफ हुआ ये पीपल्स पार्टी के किसी एमपीए के खिलाफ होता, कोई भी पुलिस अफसर करता, तब भी यही होता, इसी तरीके से क्लियर हो जाता सब मामला। ये सवाल अहम है। सिंध पुलिस के मुतनाज़ा अफसर रहे हैं राव अनवार साहब, बाइख्तियार समझे जाते हैं। इल्ज़ाम लगता है कि उनके ताल्लुकात आला लीडरशिप के साथ है। खुद फारूक सत्तार साहब इल्ज़ाम लगा चुके हैं। हमारा तासुर ये है, हमारी इत्तलात ये हैं कि राव अनवार पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जो दुबई में हैं या अमेरिका में हैं, उनके खासुल खास हैं, उनके खासुल खास हैं। ये हुआ क्या है? फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। पुलिस के मामलात, कराची के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात समझते हैं आप, ये ज़रा हमें समझाइए। राव अनवार साहब क्लियर हो जाएं, आईजी के बारे में खबर आएगी जी वो एक दो बातें नहीं मानी थी बिजनेस के पार्टनर्स की, दोस्तों की, तो 2 हफ्ते की छुट्टी पर जाएं। नए वजीर आला बड़ी नई नई बातें करते थे, वो भी अब आईजी बदलने का इंदिया दे रहे हैं। बिलावल खामोश हैं। ये राव अनवार साहब की क्या ऐसी कहानी है? क्लियर हो गए? बिल्कुल राव अनवार क्लियर हो गए, और राव अनवार का क्लियर होना किसी भी तरह से हैरत की बात नहीं है। वो लोग जो राव अनवार को जानते हैं, जो लोग जो है सिंध हुकूमत की सियासत को जानते हैं, जो लोग सिंध पुलिस में होने वाली मुदाखलत को जानते हैं, उनके लिए राव अनवार का क्लियर होना किसी भी तरह से हैरत की बात नहीं है। देखिए, राव अनवार को के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई थी, वो जिस इल्ज़ाम के तहत की गई थी, वो ख्वाजा इजहार के घर पर उनका छापा था। उस छापे के बाद जो राव अनवार की गुफ्तगू का क्लिप आपने सुनाया, वही काफ़ी है राव अनवार के बारे में बताने के लिए कि राव अनवार क्या चीज़ है। लेकिन बात यह कि राव अनवार इतनी बड़ी चीज़ बने कैसे? राव अनवार इतनी बड़ी चीज इसलिए बने कि उनके जो ताल्लुकात हैं, उनको जो एक सियासी हुकूमतें जो एक टूल के तौर पर चूंकि इस्तेमाल करती रही हैं, इसलिए वो जो है इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। और जो दीगर मुख्तदिर हल्के हैं, उनमें भी उनकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है, उन्हें वहां से भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद हासिल है। उसकी वजह से राव अनवार एक ऐसे अफसर के तौर पर इस वक्त सिंध पुलिस में जाने जाते हैं कि जो चाहें वो अपनी मर्जी से करते हैं, वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेते हैं, अपनी मर्जी के अफसरान को अपने मातहत जो है वो तैनात करवाते हैं, और अपने अफसरान की ना सुनने के हवाले से
राव अनवर से ज़्यादा शायद ही कोई अफसर जो है वो मशहूर हो। तो जो सूरत हाल है राव अनवर के हवाले से ये बात कही जा रही थी, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि राव अनवर के मुतालिक जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी अफसर जो मुकर्रर किया जाना था, उसमें भी राव अनवर की मर्जी पूछी गई थी कि आपकी मर्जी का कौन सा अफसर जो है वो लगा दिया जाए जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करे। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राव अनवर की हैसियत इस लेवल की है कि उनसे ये बात पूछी भी जा सकती है, क्योंकि उनके ताल्लुकात न सिर्फ ये कि सिंध हुकूमत में बहुत ऊपर तक हैं, बल्कि जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उसके बहुत करीब समझे जाते हैं, मुख्तलिफ हलकों में बहुत ज्यादा उनकी सुनी जाती है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे माने जाते हैं। ये इख्तियारात आईजी सिंध को क्यों नहीं मिल सकते कि वो अपनी मर्जी के डीआईजी लगा ले, अपने मर्जी के एसपी लगा ले, बदीन के अगर अपने मातहत एसएसपी के की कोई शिकायत आ जाए तो उसकी सरजनिश कर दे, जवाब में कोई दुबई से उसे फोन आए, बुलंद आवाज में उससे गुफ्तगू हो, चीफ मिनिस्टर उसे ना बचा पाए, बिलावल भुट्टो सरदारी के बड़े बड़े दावे थे सिंध बदल दूंगा, वो नया सिंध का कॉन्सेप्ट ही अधूरा का अधूरा एक आईजी की वजह से रह जाए। आईजी की क्यों नहीं चल सकती ऐसे सिंध में? देखिए मेरा ख्याल तो यह है कि बिलावल को तो जीरो से डिवाइड कर दिया गया है इस सूरत हाल के बाद। अब बिलावल को खुद जो है वो बताना पड़ेगा कि वो कितने बाइख्तियार हैं इस सारी सूरत हाल में जो ये कुछ दिनों में डेवलप हुई है। फिर बात यह है कि राव आईजी जो है वो जाहिर है आप सिंध का आईजी या किसी भी सूबे का आईजी वो वफाक की मर्जी के बगैर नहीं लगा सकते, उसमें आपको वफाक से मशावरत वफाक से कंसर्न जरूर करना पड़ता है, तो वो एक बड़ी वजह है। लेकिन जब भी कोई आईजी लगता आया है, और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जितनी तेजी से सिंध हुकूमत ने आईजी चेंज किए हैं, सूबे इस सूबे में आईजी चेंज हुए हैं, उतने इस तरह किसी और सूबे में नहीं हुए। तो मसला सिर्फ ये है कि जहां इख्तियारात की जंग आ जाए और जहां ये बात हो कि नहीं अब इससे ये काम लेना है तो बस लेना है, उसने ना नहीं करनी है, तो इन्हें तो बेसिकली ऐसे अफसर चाहिए जो यस्सर मैन हो, और जो भी जरा सा भी नौसर करे उसके लिए फिर किसी भी तरह से सीट पर रहना जो है वो नामुमकिन बन जाता है। तो जो सूरत हाल इस वक्त है, मुझे इसमें अभी जाहिर है राव अनवर जो है वो अगर क्लियर हो गए तो बहुत जल्द जो है उन्हें बहुत अच्छी जो है वो पोस्टिंग भी मिल जाएगी, और जो नया आईजी आएगा यकीनन उसको भी ये बात अब इसके ऊपर लिए वो होगी कि यार अगर राव अनवर को मैंने छेड़ा तो मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। जब ये वाली सिचुएशन हो जाए तो यकीनन पुलिस का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी होता है। फिर ग्रुपिंग जिसकी बात जो है खुद राव अनवर भी कर रहे थे कि ग्रुपिंग सिंध पुलिस में जो वो मजीद बढ़ जाएगी, है ग्रुपिंग, ऑलरेडी ग्रुपिंग है, पीएसपी की ग्रुपिंग है, जो जिक्र अफसरान है उनकी ग्रुपिंग है, जो शोल्डर प्रमोशन लेकर आए उनकी ग्रुपिंग है। तो ये ग्रुपिंग जो है ये सिंध पुलिस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये एक ही केस में बता रहे थे, और ये जाहिर है कि पुलिस का मोराल गिरे एक ऐसी सूरत में जिसमें ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ भी की हों, पुलिस ने कराची में अमन लाने के लिए रेंजर्स के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की हों, और फिर ऐसे मामलात की वजह से आईजी को छुट्टियों पे जाना पड़े, राव अनवर साहब क्लियर होकर आ जाएं, तो जो तासुर उभर रहा है उसे कैसे खुद मुराद अली शाह साहब ठीक करेंगे, बिलावल ठीक करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 30 दिसंबर, पीएसपी 23 दिसंबर, एक कराची में एक हैदराबाद में जलसा करने जा रही है, और एमकेएम लंदन के लोग रिहा नहीं हो पा रहे। एमकेएम लंदन करेगी क्या, बात करते हैं ब्रेक के बाद। चार माह गुजर चुके हैं, लेकिन एमकेएम लंदन के हवाले से रियासत की वाज़े पॉलिसी क्या है अब तक वाज़े नहीं। पीएसपी तेजी से अवामी राब्ता मुहिम में आगे बढ़ रही है। हैदराबाद में 23 दिसंबर को जलसा करने जा रही है, पक्का किला गढ़ है एमकेएम का, वहां जलसा करने जा रहे हैं, और मुस्तफा कमाल बहुत कॉन्फिडेंट है कि तारीखी जलसा करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान 30 दिसंबर को जलसा करने जा रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि कराची में तारीखी जलसा करेंगे। एमकेएम लंदन के रहनुमा रिलीज होते हैं, वापस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वाज़े कोई केस नजर नहीं आता, स्पेस नहीं मिल रहा एमकेएम लंदन को काम करने का। और प्रोफेसर हसन जफर आरिफ साहब जब आज भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? मुझे अभी इल्म नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन असल बुनियादी मसला जो है वो आज़ादी इज़हार राय का मसला है। कहते आज़ादी राय का मसला नजर आता है। ना तो रियासत अल्ताफ सिंह साहब के हवाले से क्लियर वर्डिक्ट दे रही है, ना एमकेएम लंदन के हवाले से। एमकेएम लंदन क्या करेगी एक ऐसी सूरत में जब पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? नदीम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। पाबंदी है आप पर, पार्टी का कोई नाम नहीं आपका कि कहा जाए कि जी फला पार्टी पर रियासत पाबंदी लगा दे, वो आपके पास कोई नाम नहीं है। एमकेएम के पास नाम है, एमकेएम लंदन कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो आप कोई नाम रखेंगे, कोई ऑपरेट करने के लिए कुछ करेंगे जब वो तेजी से आगे बढ़ रही है बाकी पार्टियां? इस हवाले से हमारा होमवर्क चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये आपने अपने प्रोग्राम में भी रिपोर्ट किया कि हमारे वज़ीर दाखिला कलदम तंजीमों से न सिर्फ मुलाकात नहीं करते हैं बल्कि उनको डिफेंड करते हैं। उन्होंने तो सेनेट में और पार्लियामेंट में बयान दे दिया कि मौलाना अब्दुल अजीज़ के खिलाफ कोई केस नहीं है, फिर फरतुल्लाह बाबर समेत
हमारे भी जो लोग थे उन्होंने भी FIR पेश कर दी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि ये क्लियर एक सुप्रीम कोर्ट की एक जज की रिपोर्ट है कि नेशनल एक्शन प्लान पे उसकी सही स्पिरिट के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा, और जो अहदाफ जिनका तयन किया गया था उनको जो है खुली छूट दी जा रही है। और दूसरी तरफ एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है जो एक तवील अरसे से अपना सियासी किरदार अदा कर रही है, उस पर ज़मीन तंग की जा रही है। ये चैलेंजेस अपनी जगह हैं और हमने 92 में भी इनका सामना किया है। चैलेंजेस की नौइयत ज़्यादा शदीद है, डिफरेंट भी हैं थोड़े से, लेकिन हिसाब से हम सूरत हाल को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। मतलब मगर क्या करेंगे जब एक साफ नजर आ रहा हो कि ज़ाहिर है मिलिट्री में टॉप कमांड से लेके कराची की कमांड में तब्दीलियां आई हैं, लेकिन आप लोग एक पब्लिक कोई मुजाहरा नहीं करते नजर आते, कोई एक ऐसा जिससे लगे कि पब्लिक की सपोर्ट आपके साथ है और बाकी दो पार्टियां कह रही हैं कि हम करने जा रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट में पब्लिक है, ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन तो कीजिए जब आप दावा करते हैं, क्योंकि वो दोनों तो दावा कर रही। चलिए, बिल्कुल आपका ये एनालिसिस है दुरुस्त के दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस दी जा रही है और हमें जो फेयर स्पेस है वो भी नहीं दी जा रही है। और इसका एक सबूत ये भी है कि मैं आपको बताऊं कि आज हैदराबाद में हमारे दिन में 2 काउंसलर्स को अरेस्ट किया गया और वहाँ उनको पुलिस ने थाने में ये कहा कि आप ये PSP की मेंबरशिप का फॉर्म है, आप ये भर दें, अभी रिलीज हो जाएंगे। हमारे जो MP है कामरान फारूकी जो जेल जो अभी हिरासत में, उनको भी यही ऑफर की गई है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो उसमें अभी भी एलिमेंट्स हैं जो मुसलसल PSP को सपोर्ट कर रहे हैं और उन तमाम अनासिर को बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं जो MKM के खिलाफ है। लेकिन इस तरह के अनासिर की सपोर्ट करके अवाम के दिलों को हमारा ये कन्विक्शन है कि नहीं जा सकता। मगर इस्टेब्लिशमेंट लोगों को तो नहीं ला सकती ना। अगर PSP एक जबरदस्त किस्म का शो कर जाए हैदराबाद में और MKM पाकिस्तान 30 दिसंबर को पाकिस्तान में कर जाए और अगर आप कोई ऑल्टरनेट नहीं अपनाएंगे और यही कहते रहेंगे जो आप कह रहे हैं, तो पब्लिक तो वो अपने साथ दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। और पब्लिक तो एक वर्डिक्ट होती है जब पब्लिक निकल के आती। शायद मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारी कलदम जमातें भी बड़े प्रोग्राम कर लेती हैं और हमने माजी में देखा है कि रियासती ताकत इस्तेमाल करके लोगों को जमा करना, तमाशा करना कोई बड़ी डील नहीं है। असल जो मैटर करता है वो बैलेट बॉक्स करता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ अगर लोगों को एक फ्री और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट में अपने वोट का हक दिया जाता है इस्तेमाल का, तो वहाँ पता चलता है। तमाशा लगाना, एक आपने म्यूजिकल इवेंट कर लिया, आपने एक प्रोग्राम कर लिया, आपने पुलिस को लगा दिया, आपने और इदारों को लगा दिया, आप घेर घार के ला सकती हैं का हमारी रिवायत रही। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बैलेट बॉक्स के लिए भी लाजमी है ना कि आपके पास एक ऑल्टरनेट कोई चीज हो, आपके पास पार्टी होना लाजमी है, पार्टी का नाम होना लाजमी है जिस पर ठप्पा लगेगा, वो तो है नहीं आपके पास, तो आप एक आजाद उम्मीदवार ही सपोर्ट करेंगे बैलेट बॉक्स के अलावा, और क्या है आपके पास? बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं। सूरत हाल चूँकि ये डायनेमिक पॉलिसी की मुतकाजी है, सूरत हाल अभी कोई चीज़ तय करें और बाद में वो उससे कंपेटेबल ना हो सूरत हाल से, तो ये एक चैलेंज होगा। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। जब इलेक्शन का मरहला आएगा तो उम्मीद है जब हम मुशावरत से फैसले करेंगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ग्राउंड हमने ना पहले छोड़ा है ना आप छोड़ेंगे, क्योंकि इस इनके शहरी इलाकों का ये जमहूरी हक है। ये आप इंसानियत के ज़रिए, ये लॉ इन्फोर्समेंट के ज़रिए आप लोगों को डिप्राइव नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और नदीम मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। 23 दिसंबर अहम है PSP के लिए, हैदराबाद में क्या करती है। 30 दिसंबर अहम है MKM पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में क्या करते हैं, और उतना ही अहम है MKM लंदन के लिए, क्योंकि दोनों अच्छा कर गए तो MKM लंदन क्या करेगी वो कह रहे हैं, पॉलिसी भी डायनामिक बना रहे हैं। हम बात के प्रोग्राम में इतना ही, कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। राजी, अल्लाह हाफ़िज़।